तो आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि काफी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस चैप्टर का नाम है डाटा सफिशिएंसी। ठीक है। इसके बाद देखो, डाटा सफिशिएंसी यानी होता है आंकड़ों की पर्याप्तता। ये टॉपिक सबसे पहले बैंक वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल बैंक में पूछा जाता था। आज भी बैंकिंग लेवल में डाटा सफिशिएंसी से ज्यादा सवाल आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका सवाल एसएससी में दिखाई देने लगा है। उसके बाद रेलवे में भी यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे में आपका एनटीपीसी हो। उन एग्जामों में देखोगे तो डाटा सफिशिएंसी से काफी ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा, एक दो सवाल आपको मैक्सिमम मिल ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डाटा सफिशिएंसी में हम लोग कुछ नया इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। बस पढ़ने का तरीका यहाँ पे आपको बदलेगा, सवाल सब कुछ वही रहेगा जो आप अर्थमेटिक में पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बस केवल ये पता करना होता है कि किसी भी सवाल का आंसर देने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता होगी। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर एक सवाल आपका दिया हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सवाल पढ़ने के बाद आपको ये पता करना होता है कि उस सवाल का जो आंसर है वो दोनों स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम सवाल का आंसर, जैसे हमारे पास दो कथन दिया हुआ है, अब इन दोनों कथनों में से अगर हम पहले के द्वारा आंसर निकाल लेते हैं, दूसरे के द्वारा आंसर नहीं निकलता है, तो इस केस में हमें ऑप्शन नंबर ए का आंसर देना होता है, ठीक है। अगर हम पहले से आंसर निकालते हैं, नहीं निकल पा रहा है, दूसरे से आंसर निकाल रहे, निकल जा रहा है, तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले वाला स्टेटमेंट से आंसर निकालना चाह रहे हैं और निकल जा रहा है, क्लियर, दूसरा वाला से निकालना चाह रहे हैं, निकल जा रहा है, तो यहाँ पे आइदर बनेगा। आइदर का मतलब या तो, ठीक है, आइदर का केस। और उस केस में आपको ऑप्शन नंबर 3 लगाना है, अर्थात या तो पहला से निकाला जा सकता है या तो दूसरा से निकाला जा सकता है, क्लियर। मैं पहला से निकाल रहा हूं, नहीं निकल रहा है, दूसरा से निकालना चाह रहा हूं, नहीं निकल रहा है, तो दोनों से नहीं निकल रहा है, तो उस केस में नाइदर, ऑप्शन नंबर 4, न तो पहला आवश्यक है और ना ही दूसरा, ठीक है। अपने पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दो स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड। पहला से निकाला, नहीं निकला, दूसरा से निकाला, नहीं निकला, लेकिन जैसे ही फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद निकल जाए, तो उस केस में ऑप्शन नंबर 5, पहला और दूसरा दोनों आवश्यक है, ठीक है, दोनों मिलाओगे तब जाकर निकलेगा। और इस केस में अगर आप फर्स्ट और सेकंड मिलाते हैं और फर्स्ट और सेकंड मिलाने के बावजूद भी नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। पहला से नहीं निकलता है, दूसरा से नहीं निकलता है, दोनों को मिलाने से निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 5 आपको आंसर लेना है। क्लियर है? फाइनल। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लो, उत्तर दीजिए। ऑप्शन लिखा देता हूं, उसके हिसाब से आपको आंसर दे देना है। उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल सभी एग्जामों में यहां से सवाल बनता हुआ दिखाई देता है। उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यदि केवल यदि केवल पहला कथन पर्याप्त हो, यदि केवल पहला कथन पर्याप्त हो, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा नंबर स्टेटमेंट
यदि केवल तीसरा कथन, सॉरी, यदि केवल दूसरा कथन, यदि केवल दूसरा कथन पर्याप्त हो, यदि केवल दूसरा कथन पर्याप्त हो। ऑप्शन नंबर 3, यदि या तो पहला, यदि या तो पहला या दूसरा कथन, यदि या तो पहला या दूसरा कथन पर्याप्त हो, पर्याप्त हो। ऑप्शन नंबर 4, यदि न तो पहला और न ही दूसरा कथन पर्याप्त हो, न तो पहला न ही दूसरा कथन पर्याप्त हो। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, यदि पहला और दूसरा, यदि पहला और दूसरा दोनों कथन, पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त हो, पर्याप्त हो। यदि पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त हो, ठीक है। तो इन्हीं 5 में से आपको कोई एक ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। तो इसमें होता है एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और आपको उस प्रश्न का आंसर किस स्टेटमेंट से आप दे सकते हो केवल ये बताना है। सवाल का आंसर कितना आएगा ये नहीं बताना है, बल्कि आंसर किससे निकलेगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो अभी तक आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं या जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सबका कहीं ना कहीं एक डाटा सफिशिएंसी होता है, आंकड़ों की पर्याप्तता होती है। किसी भी चीज का आंसर निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे एक सवाल यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। सवाल में बस इतना आपसे पूछा है कि संख्या के बीच का डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो अगर हम ये मान कर चलें, यहाँ पे देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है, तो अंकों का अंतर पूछा है, इसका मतलब इकाई और दहाई के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम इकाई दहाई एक्स और वाई मान ले, तो हमें अंतर निकालना है एक्स और वाई का। अंतर मतलब समझ रहा है ना, बड़ा में से छोटा घटाना होता है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर देना होता है, जब भी संख्या का अंतर पूछ दे तो आपको पॉजिटिव आपको आंसर दे देना है, ठीक है, यानी हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिएगा, पहला कथन है कि उस संख्या के अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है। तो x प्लस वाई का मान यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 8। क्या इस x प्लस वाई में अगर रिजल्ट 8 आ रहा है तो क्या इसमें आप x और y का मान अलग अलग निकाल सकते हो? क्या आप ये बता सकते हैं कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा? तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पर 8 आता है, तो हमें नहीं पता है कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। बहुत सारा हो सकता है। हम अगर x का मान यहाँ पर 8 लेंगे तो इसका मान 0 होगा, इसको 7 लेंगे इसको 1 होगा। तो हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि यहाँ पे x का मान क्या है या फिर y का मान क्या है। और जब तक आप x और y का मान अलग अलग नहीं निकालोगे, दोनों का डिफरेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट से हम दोनों के बीच के अंतर का पता नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि उस संख्या का एक पंचमास, एक पंचमास का मतलब 1/5, 44 के आधे से 15 कम है। तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हो। अगर हम ये मान ले कि संख्या 1 है, तो इस संख्या का एक पंचमास यानी 1/5 भाग
44 के आधा, 44 के आधा से क्या कहता है 15 कम है, तो 15 घटा देंगे भैया तो संख्या का एक पंचमास के बराबर हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 में से 15 घटाओगे 7, तो 1/5 बराबर हो जाएगा 7। सो एक बराबर निकालेंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या कौन है 35 है। तो अगर हमें संख्या पता हो जाए तो क्या हम दोनों संख्या के अंकों का अंतर नहीं निकाल सकते? जब संख्या पता है कि 35 है तो इकाई 5 हो गया और दहाई 3 हो गया, हमें निकालना है दोनों अंकों के बीच का अंतर। तो अंतर आ जाएगा भैया, यहाँ पे 5 में से 3 घटा दो, कितने का डिफरेंस आ जाएगा 2 का। यानी दूसरे स्टेटमेंट से हम संख्या के बीच के अंकों का अंतर निकाल सकते। तो पहला से नहीं निकल रहा है, दूसरा से निकल रहा है, ऑप्शन कौन सा देंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल दूसरा कथन पर्याप्त है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम इतना लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा। अगर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर आप बता सकते हो कि भाई इससे हम निकाल लेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते बनाते धीरे धीरे आपको अनुभव आ जाएगा। इसमें केवल कौन सा कथन सफिशियंट है, पर्याप्त है, बस हमें यह बताना होता है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बोनस होगा आपके लिए। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका डाटा सफिशिएंसी पर पकड़ होता है। हो गया, बढ़े आगे। दूसरा सवाल बनाइएगा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है कि दो संख्याओं में क्या अंतर है। आपको दो संख्या के बीच का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो अगर हम दो संख्या x और y मान लें तो हमें x और y के बीच का अंतर बताना है। तो अंतर किससे निकलेगा, किस कथन से निकलेगा, केवल ये पता करिए। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 60%। तो पहली संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी y का 60% है, यानी 3/5 है। यानी अगर ये 5 है तो ये 3 है। तो भाई x और y यानी दोनों संख्या के बीच का अगर हम अनुपात निकाल लें तो अनुपात आएगा 3:5। क्लियर? इसमें पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या हमने y मान लिया। ठीक है, तो क्या आप अनुपात से संख्या मालूम कर सकते हैं? अनुपात चैप्टर तो आपने पढ़ा है। क्या आप संख्याओं के अनुपात से संख्या निकाल सकते हैं? तो अनुपात चैप्टर में हमने आपको एक नोट पढ़ाया होगा कि अनुपात से संख्याएं निश्चित रूप से मालूम नहीं की जा सकती है। यानी अनुपात में संख्या तो भैया 3 है, लेकिन रियल में कितना है ये मालूम नहीं है। तो अगर हम अनुपात से संख्या नहीं निकाल सकते हैं तो भाई उस संख्या के बीच का अंतर भी पता नहीं होगा। तो पहला नंबर स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहली तथा दूसरी संख्या के योग का 50% 24 है। यानी x और y का योगफल का आधा 50% यानी कि आधा 24 के बराबर है। तो यहां से आप चाहोगे तो x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 48। तो भाई योगफल निकल गया और हमसे क्या पूछ रहा है अंतर। और हमें पता है कि योगफल से कभी अंतर नहीं निकलेगा क्योंकि योग 48 है, दोनों कितना कितना है पता नहीं है। और जब तक दोनों का रिजल्ट अलग अलग नहीं निकलेगा तब तक हम पता नहीं कर सकते कि दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा। तो पहला भी पर्याप्त नहीं है, दूसरा भी पर्याप्त नहीं है। अब इसमें एक प्रयास और करना है कि दोनों को कंबाइन करके चेक करना है कि क्या फर्स्ट और सेकंड को मिलाने से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर स्टेटमेंट में अनुपात है और दूसरा नंबर स्टेटमेंट में योगफल है कि नहीं?
तो अनुपात पता ही है, योगफल पता ही है, तो संख्या अलग अलग निकल जाएगा। एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है आपका 3:5। ठीक है, तो अनुपात में यो कितना आ गया 8, रियल में कितना है 48। तो 8 अनुपात का मान अगर 48 हो तो 1 अनुपात का मान 6 होगा। संख्या का अंतर निकालना है, अंतर कितना अनुपात में है बाबू 2 है, तो 2 अनुपात का मान तो आप निकाल ही सकते हो यहां से। तो 2 अनुपात बराबर कितना आएगा, तो जब 1 बराबर 6 है तो 2 बराबर 12, तो संख्या के बीच का अंतर कितना का आएगा 12 का। क्लियर है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड को मिला देने से आंसर निकलता है। तो फर्स्ट और सेकंड को मिलाने से आंसर निकलता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा 5 चला जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त है। क्लियर हो, मेरे को इस आंसर से मतलब नहीं है कि डिफरेंस कितना आएगा, मेरे को बस ये पता करना है कि डिफरेंस दोनों को मिलाने से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक अच्छा अनुभव वाला विद्यार्थी बिना बनाए भी बता देता है कि भाई दोनों को मिलाने से आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्लियर, बड़े आगे। सवाल नंबर तीसरा, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में। आपसे पूछा जा रहा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, है ना। पहला नंबर स्टेटमेंट कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 से अधिक है, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस दिया है 40। तो अंतर से अनुपात पता नहीं चलेगा, अनुपात निकालना है तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या हमको अलग अलग चाहिए होगा। ठीक है, तो पहला नंबर सफिशियंट नहीं है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 80% है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, का वाला वैल्यू हमेशा होता है नीचे, यानी लड़कों की संख्या अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या 4 होगा। तो यहां से मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूं कि लड़के अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या 4 होगा। तो दूसरे नंबर कथन से हम अनुपात निकाल सकते हैं, इसलिए दूसरा पर्याप्त है। और अगर केवल दूसरा पर्याप्त है तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताएंगे बाबू। हो गया, सवाल नंबर 4 करिए। चौथा नंबर सवाल दिया है कि आर्यन के लाभ का हिस्सा क्या है। आपको बताना है प्रॉफिट ऑफ आर्यन। ठीक है, आर्यन कितना लाभ कमाता है ये बताइए। कुल लाभ कहता है 9,000 है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आपका 9,000 है। तो 9,000 के प्रॉफिट में आर्यन का हिस्सा कितना पता है आपको, तो पहला नंबर पर्याप्त नहीं है। दूसरा कहता है कि आर्यन और प्रकाश ने 7-8 के अनुपात में पूंजी लगाई है। कहता है कि आर्यन और प्रकाश 7:8 के अनुपात में पूंजी लगाया है। ये रेशियो किसका दिया है, पूंजी का दिया हुआ है। फाइनल है, तो पूंजी का रेशियो तो पता है मेरे को 7:8 है। ठीक है, तो यहां पर केवल पूंजी का हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है, यानी ये सवाल जो है ना पार्टनरशिप का है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले समझो
कि व्यक्ति का जो लाभ होता है, ठीक है, व्यक्ति का जो लाभ होता है वो डिपेंड करता है पूंजी और समय के गुणनफल पर। यानी पूंजी और समय को गुना करोगे तो रेशियो किसका निकलेगा? लाभ का। तो यहां पर पूंजी का तो रेशियो पता है मेरे को, लेकिन इसमें हमें समय नहीं मालूम है ना कि बिजनेस में कौन आदमी कितना दिन तक काम किया है। अगर समय बराबर भी होता तो भी हम लाभ का बंटवारा पूंजी के हिसाब से करते करते कि नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर केवल पूंजी का जिक्र किया गया है, समय का कोई जिक्र नहीं है। ना ही सवाल के अंदर ऐसा कहा गया है कि दोनों जो है बराबर समय तक व्यवसाय करते हैं। तो टाइम का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए पूंजी से कभी भी हम लाभ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो न तो पहला से निकल रहा है, दूसरा से भी नहीं निकल रहा है। अब आपका एक प्रयास होना चाहिए, क्या हम पहला और दूसरा को कंबाइन करेंगे तो क्या हमारा आंसर निकलेगा? तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 9,000। पूंजी का रेशियो है 7:8, लेकिन दोनों में फिर से समय का पता नहीं होगा, यानी ना तो पहला से निकलेगा और ना ही दूसरा से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4, नाइदर, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगर इस सवाल के अंदर समय पता चल जाए तो फिर लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया मेरे बाबू, बड़े आगे। सवाल नंबर 5। पांचवा नंबर सवाल क्या कहता है देखोगे। कहता है कि दो नल ए तथा बी एक साथ खोले जाने पर खाली टंकी को 6 घंटों में भर देते हैं। केवल ए इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? नल और हौज का सवाल है। इसमें कहता है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो हौज को कंप्लीट भर देगा 6 घंटा में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ए को भरने में कितना समय लग रहा है। पहला नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है बी अकेला टंकी भरने में ए से 5 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, तो बी अकेला टंकी भरने में ए से 5 घंटे अधिक ले रहा है। इसका मतलब कि ए का समय अगर x है तो बी का समय 5 घंटा ज्यादा, यानी x+5 होगा। क्लियर? तो ए का समय x है, बी का समय x+5 है, दोनों मिलकर भरता है 6 घंटा में। इसका मतलब कि केवल पहला से निकल जाएगा, केवल पहला से निकल जाएगा भैया कि यहाँ पर ए का समय क्या है। ठीक है, ए का हमने कितना रखा है x, बी का समय कितना है x+5। क्लियर है? यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर कितना समय कर लेता है? 6 घंटा में। तो हमें समय किसका निकालना है? x का। तो इस स्टेटमेंट से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालोगे इसका एलशियम x इंटू x+5। यहाँ पर इसका x घंटा में इतना काम करता है तो 1 घंटा में x+5 होगा और इसका 1 घंटा में x होगा। टोटल वर्क में दोनों जो काम करता है उसे भाग देंगे, समय निकल जाएगा। यानी x इंटू x+5 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितना से, तो 2x+5 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6 आवर। क्या यहाँ से x का मान निकलेगा? अरे बोलो, तो निकल जाएगा। यानी कि पहला नंबर स्टेटमेंट पर्याप्त है। पहला से हम ये बता सकते हैं कि उस काम को करने में ए को, यानी ए नल जो है टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो पहला पर्याप्त है। दूसरा नंबर क्या स्टेटमेंट है कि ए तथा बी द्वारा खाली टंकी को भरने में लगे समय का अनुपात 2:3 है। ए रेशियो बी का समय का रेशियो दिया है 2:3। ये रेशियो किसका है? समय का। ठीक है, तो समय का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और टंकी को भरने में पूरा समय कितना ले रहा है? 6 घंटा। क्लियर है? तो इससे भी निकल जाएगा। टोटल टाइमिंग है 6, यहां पर समय का रेशियो है 2:3, तो समय से हम निकाल लेंगे क्षमता। समय का उल्टा होता है क्षमता, तो काम करने की जो क्षमता होगा वो 3:2 में होगा। यानी ए 3 लीटर भरेगा तो बी 2 लीटर,
तो दोनों मिल जाएगा तो कितना भरेगा 5 लीटर। तो 1 घंटा में 5 लीटर, तो 6 घंटा में कितना भरेगा, तो 5 × 6, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30। इस काम को करने में किसका समय निकालना, ए का। ए कितना भरता है 3, तो 3 से भर दो कितना आ जाएगा, तो 10 घंटा। यानी ए का समय कितना आ जाएगा बाबू 10 घंटा। तो दूसरे से भी निकल जाएगा। तो पहला से भी निकल रहा है, दूसरा से भी निकल रहा है। हम ऑप्शन कौन सा दे सकते हैं, 5। पहला और दूसरा दोनों आवश्यक है। क्लियर है, जिसको दिक्कत होगा बता देना। हाँ, इसके बाद टाइम एंड वर्क ही स्टार्ट होगा जी। ऑप्शन ए होगा, दोनों से निकाल सकते हैं तो ऑप्शन, अच्छा 3 3 आइदर ना, अलग अलग निकल रहे हैं बाबू ना, तीसरा ऑप्शन देना है। भाई टाइम एंड वर्क इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क ही होगा स्टार्ट। एग्जाम में 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन अगर देना होगा तो लिख कर देगा अलग अलग अपने हिसाब से। मैंने 5 ऑप्शन लिखा है ना आपको, उसमें 4 ऑप्शन लिखेगा। एलसीएम एसएफ के बाद आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, बड़े आगे। सवाल नंबर 6। चलती हुई रेलगाड़ी की गति क्या है बताइए। आपको स्पीड निकालना है किसका, ट्रेन का। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए, समय चाहिए। दूरी या समय पता होगा निकल जाएगा। पहला नंबर कहता है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबा है, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 150 मीटर। डिस्टेंस तो पता हो गया, लेकिन इसमें समय का कोई अता पता, तो पहला नंबर पर्याप्त नहीं है। दूसरा कहता है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आने वाली 180 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 4 सेकंड में पार करती है। देखो दूसरा ट्रेन है, इसका लेंथ पता है 180 मीटर, और इसको पार करने का समय दिया हुआ है 4 सेकंड। तो जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है, मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरे ट्रेन की लंबाई को भी पार कर रहा है। यानी इसमें दूसरे ट्रेन का लंबाई तो पता है, लेकिन इसमें पहले ट्रेन का लंबाई पता नहीं है, तो दूसरा नंबर से भी नहीं निकलेगा। जब हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो पहला ट्रेन का लंबाई पता हो जाएगा, दूसरे ट्रेन की लंबाई पता हो जाएगा। यानी टोटल दूरी कितना तय करेगा 330 मीटर, और समय कितना लेगा 4 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड स्पीड आपका निकल जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए रेलगाड़ी क्या चल रहा है, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड जुड़ जाता है। यानी यहां पर S1 प्लस S2 दोनों को स्पीड को जोड़ोगे तब ये मिलेगा। इसमें पहले ट्रेन का स्पीड कितना है, दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना है पता नहीं है, तो इससे भी आप पहले ट्रेन का स्पीड, ठीक है, या रेलगाड़ी की गति का यहां पर वैल्यू पता नहीं कर सकते हो। तो ना तो पहला से निकलेगा, ना ही दूसरा से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अगर यही एक का दूसरे का स्पीड पता होता तो पहले का स्पीड आसानी से हम निकाल लेते।
हो गया। चलिए सवाल नंबर 7वां नंबर कहता है कि नाव के स्थिर जल में चाल क्या है बताइए। स्पीड ऑफ बोट निकालना है। बोट का चाल निकालना है तो बोट के द्वारा तय की गई दूरी और समय निकालना होगा। पहला है ए से बी तक धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का समय दिया हुआ है, ठीक है। टाइम ऑफ डाउन दिया हुआ है 2 घंटे। तो 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी तय किया है पता नहीं है, तो केवल समय से हम स्पीड नहीं निकाल सकते। ए से बी धारा के विपरीत दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पे टाइम जो है ना अप दिया है विपरीत, 4 घंटा लग रहा है। तो विपरीत वाला यहाँ पर केवल समय दिया है, दूरी पता नहीं है, तो ना तो पहला निकल रहा ना तो दूसरा से। जब हम फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन करेंगे तो केवल अप एंड डाउन का टाइम निकलेगा। अप एंड डाउन का क्या निकलेगा? टाइम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो है 2:4। ये रेशियो किसका निकलेगा? टाइम का। और टाइम से हम यहाँ पे स्पीड पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ना तो पहला से निकलेगा ना ही दूसरा से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4। उसके लिए हमें ए और बी के बीच की दूरी चाहिए होगा। फाइनल? बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर 8वां नंबर। ये रहा आपका 8वां नंबर। सवाल कहता है किसी विभाग में कार्यरत 50 कर्मचारियों का औसत आयु 30 वर्ष है। अगले वर्ष 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगले साल 10 कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, तो अगले वर्ष का औसत आयु निकालना है। तो अगले साल अगर 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो 10 कर्मचारी का एज कितना है अगर ये पता हो जाए तो अगले साल का औसत निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 50 कर्मचारी का औसत आयु कितना है? 30 है। तो वर्तमान में अगर 30 है तो अगला साल कितना होगा? 31 होगा। अरे बोलो, 50 आदमी का है, 50 से गुना कर देंगे तो 50 आदमी का टोटल एज निकल जाएगा अगला साल। 31 गुना अगर हम 50 करें कितना आ जाएगा? 0, 5, 5 तिया 15, यानी 1550 वर्ष है 50 कर्मचारी का एज अगले वर्ष, ठीक है। कौन से साल है बच्चा लोग? ये एज कब का है? अगले वर्ष का है। अगले वर्ष रिटायर कितना हुआ है? 10। तो हमें 40 का एज निकालना है ना। 40 कर्मचारी का एवरेज पता करना है, 40 कर्मचारी का औसत निकाल लेना है। फाइनल? चलिए तो पहला क्या कहता है कि सेवानिवृत्त की आयु 50 वर्ष है। कहता है कि रिटायरमेंट का एज कितना है? तो अगर रिटायरमेंट का एज 50 वर्ष है इसका मतलब कि 10 कर्मचारी 50 साल में रिटायर हो गया होगा। तो टोटल कमी कितने का आएगा? 500 वर्ष का आएगा। क्लियर है? टोटल एज है 1550। इसमें से अगर 500 अगर हम घटा दें तो टोटल 1050 बचेगा कितने आदमी का? 40 का। और 40 से भाग देंगे तब एवरेज निकल जाएगा। इसका मतलब कि पहला पर्याप्त है। क्लियर है? दूसरा क्या कहता है कि विभाग में 100 कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ पे कहता है कि टोटल जो यहाँ पर वर्कर है उसकी संख्या कितना दिया हुआ है? 100। तो टोटल वर्कर 100 है। क्लियर? इसमें से 50 का तो हम निकाल चुके हैं, बाकी 50 आदमी का एज कितना हो रहा है पता नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा से नहीं निकलेगा। तो पहला पर्याप्त है, दूसरा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला कथन पर्याप्त है।
अभी भी दिक्कत है? हो गया? चलिए सवाल नंबर 9। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, बताइए। मूलधन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा है बाबू। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 12,000। निकालना क्या है? रेट। रेट निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए। तो पहला नंबर स्टेटमेंट कहता है कि टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो 1800 मिला है। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? तो टोटल इंटरेस्ट 1800 मिला है। कितना समय मिला है पता है? नहीं। तो पहला नंबर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई अता पता, अगर टाइम मालूम हो जाता तो आसानी से इंटरेस्ट निकाल लेते, है ना। दूसरा कहता है कि राशि जो है 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। राशि 6 वर्ष में क्या होता है? दुगना। यानी अगर आपने 12,000 रुपया मूलधन रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा अमाउंट के रूप में। क्लियर? और इसको कन्वर्ट होने में समय कितना लगेगा? 6 वर्ष लगेगा। तो 6 वर्ष में कितना ब्याज निकलेगा मालूम होगा कि नहीं? अगर 6 वर्ष का ब्याज पता हो जाएगा, 1 साल का निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज पता हो जाएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो केवल दूसरा कथन पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 2। इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, आपको पता है 1 साल का अगर ब्याज पता हो जाएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये पता चल जाता है। केवल दूसरा पर्याप्त है। जिस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, उसमें आपको डाटा सफिशिएंसी तुरंत पता चल जाएगा। हो गया? सवाल नंबर 10। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि 3 वर्ष के अंत में एक राशि पर कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के अंत में समय कितना दे रखा है? 3 साल। एक राशि पर कुल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई निकालना है। तो केवल टाइम पता है, सीआई निकालना है, तो इसके लिए मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। चलिए पता करते हैं। पहला नंबर कहता है कि ब्याज की दर प्रतिवर्ष है। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है। ठीक है। कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ईयरली है। तो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है, ये हो जाने से हम सीआई नहीं निकाल सकते, है ना। दूसरा कहता है कि 2 वर्ष के अंत में उसी ब्याज दर से कुल साधारण संचय के विधि ब्याज का अंतर 20 रुपया है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 20 रुपया। तो यहां प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है। जब तक प्रिंसिपल पता नहीं होगा तब तक यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो प्रिंसिपल नहीं पता है, इसलिए दूसरा से भी नहीं निकलेगा। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर मिलाऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड में भी प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं होगा, है कि नहीं। तो ना तो पहला से निकलेगा ना ही दूसरा से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4। दोनों कथन अपर्याप्त है। ना तो पहला से निकलेगा और ना ही दूसरा से निकलेगा।
सब क्लियर हो बाबू? जहां प्रॉब्लम होगा बताइएगा। बड़े आगे। अरे बुल्लू, सवाल नंबर 11। 10 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकती है बताना है। 10 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगी। पहला है कि 5 पुरुष को कार 2 महिला के कार के बराबर है। 5 पुरुष का कार 2 महिलाओं के बराबर है, तो यहां से इफिशियंसी का केवल रेशियो निकलेगा 2:5। और अनुपात से कभी भी हम यहाँ पे समय नहीं निकाल सकते, है ना। ये रेशियो केवल किसका हो गया? क्षमता का। तो पहला से नहीं निकलेगा। दूसरा क्या कहता है? 10 पुरुष किसी कार को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 मैन किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। फाइनल। तो आदमी काम करता है, महिलाएं इसे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट और सेकंड को मिलाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जब मैं क्या करूंगा? मिलाऊंगा, तो यहां से देखो आदमी कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है ना। अरे बोलो, तो यहाँ पे अगर आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। क्लियर है? तो 10 आदमी काम को 10 दिन में करता है, तो एक आदमी तो 100 दिन में करेगा, है कि नहीं? तो एक आदमी अगर 100 दिन में करता है और एक आदमी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो 100 दिन में 200 काम, टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर टोटल वर्क है और महिलाओं की क्षमता पता है, तो महिला कितना दिन में काम करेगी ये भी पता चल जाएगा। तो पहला और दूसरा से हम निकाल सकते हैं। तो दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 5। जब आप टाइम एंड वर्क के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखोगे तो आप आसानी से निकाल लोगे। जहां दिक्कत होगा बताना। बड़े आगे। सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों ओर 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवाड़ी लगाने का खर्च क्या आएगा। जैसे एक सर्कल है, इसके अंदर आपको चारों ओर क्या करना है? फुलवाड़ी लगाना है, ठीक है। जिसका खर्च दिया है 85 रुपये प्रति वर्ग मीटर। खर्च किसका कितना दिया हुआ है? 85 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। 85 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसका एरिया चाहिए होगा। अगर एरिया पता हो गया फुलवाड़ी का, तो कुल खर्च निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा बस ये देखना। आप मेंसुरेशन जानते हैं तो फिर आप आसानी से कर लोगे। मेंसुरेशन अगर नॉलेज में नहीं है तो फिर आप सवाल नहीं बनेगा। कहता है कि मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मैदान है, इसका मतलब कि इस वाले भाग का एरिया दिया हुआ है, बड़ा वाला सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 1386, ठीक है। तो बड़े वाला का एरिया पता है, हमको निकालना है इस वाले पार्ट का एरिया, यानी रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। और रिंग का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपको कैपिटल आर के साथ साथ स्मॉल आर का पता हो। तो इससे हम कैपिटल आर तो निकाल सकते हैं, स्मॉल आर का पता नहीं चलेगा, तो पहला नंबर से नहीं निकलेगा। दूसरा कहता है कि रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है, यानी आर और आर का डिफरेंस दिया हुआ है 1.4 मीटर। फाइनल। तो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस में बड़ा वाला आर कितना है, छोटा वाला आर कितना पता नहीं चलेगा, तो इससे भी एरिया नहीं निकलेगा।
लेकिन जब मैं फर्स्ट और सेकंड को मिला दूंगा तो क्या हमें दोनों आर पता चलेगा? भाई इससे हम बड़ा वाला आर निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस पता है तो छोटा वाला आर भी निकल जाएगा। और जब बड़ा और छोटा आर निकल गया तो रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जब बड़ा आर छोटा आर पता चल जाएगा तो फिर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और रास्ते का क्षेत्रफल में 85 से गुना कर देंगे तब कुल खर्च निकल जाएगा। इसका मतलब कि पहला और दूसरा कथन मिलाएंगे तो निकल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 5, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने पर सफिशियंसी क्लियर है। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हमें ये नहीं निकालना है कि कितना खर्च आएगा, बस बताना है किससे निकल जाएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूं, हमें आंसर बस ये देना है कि हम किससे आंसर निकाल सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि खर्चा कितना आएगा, हमारे लिए केवल ये जरूरी है कि हम खर्चा किससे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो? तो आज 12 नंबर तक रहने देते हैं, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग डाटा सफिशिएंसी को क्लियर कर लेंगे।